दोस्तों, कहते हैं कि पड़ोसी अगर बेहतर हो तो आप खुशकिस्मत हैं। फिर चाहे वो आपके घर के बगल वाले घर का पड़ोसी हो या फिर आपके मोहल्ले का पड़ोस का मोहल्ला हो, आपके इलाके का पड़ोस का इलाका हो। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं दरअसल हमारे पड़ोसी मुल्क की। पड़ोसी मुल्क जो है सरहद पार से लगातार हिंदुस्तान को बेचैन रखने की, उसे परेशान करने की या उसे दहशत के साए में रखने की हर मुमकिन कोशिश करता रहता है। एक नहीं कई बार उसके नापाक इरादे जो है उसको लगातार उसको मोक खानी पड़ी है अपने इरादे को तकमील पहुंचाने की कोशिश में। और लगातार जो हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां हैं या हमारे सरहद पर जो तैनात जवान हैं, उन्होंने उन्हें कई बार नाको चने भी चबवाए हैं। अभी हाल ही में आपने ऑपरेशन सिंदूर भी देखा। लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान की जो कोशिश है वो ये है कि भारत को और भारत के लोगों को मंशियात का आदी बना दिया जाए, और मंशियात यानी ड्रग्स का आदी बनाकर अंदर से यहां के समाज को खोखला कर दिया जाए। ऐसी एक कोशिश फिर से पाकिस्तान की तरफ से की गई है। आज हम खास तौर से चर्चा करेंगे कि यह नार्को टेरर, एक तो टेरर जो पाकिस्तान फैलाता रहा है, जिसका जवाब हमने एक नहीं कई बार दिया, ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर भी दिया, लेकिन नार्को टेरर का जवाब अब पाकिस्तान को किस तरह से देना है ताकि उसे समझ में आ जाए। आज इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से नार्को टेरर एक खतरा बना हुआ है, किस तरह से सरहद पार से स्मगलिंग हो रही है, कैसे जम्मू कश्मीर जो है वो कलेक्शन पॉइंट और फिर यहां से उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट वो पंजाब या दूसरे सरहदी इलाकों तक ये पूरा नेटवर्क फैला है, और कैसे इसमें पाकिस्तान जो है अपने स्लीपर सेल्स को ये तमाम चीजें मुहैया करा रहा है, और क्या दुरुस्तगी करने की जरूरत अभी और है ताकि पाकिस्तान के नापाक अज़ाइम को हम पूरी तरह से नाकाम कर सके। इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। आप देख रहे हैं जेके एलिस प्राइम डिबेट। मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम। तो इस खास चर्चा में आज हम बातचीत करेंगे, चूंकि ये जो हरबा है जो सरहद पार से दुश्मन इस्तेमाल कर रहा है, इस हरबे में खास तौर से नौजवान जो है वो टारगेट बनते हैं। और जब किसी इलाके का, किसी राज्य या यूटी का या किसी देश का नौजवान अगर वो ड्रग्स में मुब्तला हो जाए तो आप समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ी कहीं ना कहीं दुश्मन की कामयाबी होगी। लेकिन दुश्मन के इस नापाक अज़ाइम को बार बार नाकाम किया है हमारी पुलिस ने, हमारे सरहद पर तैनात जवानों ने, और उसी का नतीजा है जो आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने जुमेरात के रोज सरहद पार मंशियात के एक रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया और तकरीबन 5 किलो हेरोइन बरामद की, जिसकी मालियत 30 करोड़ रुपए बताई जाती है। इस बारे में जब ब्रीफिंग की गई तो एसपी साउथ अजय शर्मा ने कहा कि जम्मू में मंशियात के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। 6 अरकान को गिरफ्तार भी किया गया है। इनमें से 4 को अदालती हिरासत में भी भेज दिया गया है। इनके पास से तकरीबन 5 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई है, और जाहिर है कुछ पिस्तौल भी बरामद हुई है, जैसा इसमें बताया। उन्होंने कहा कि जब हमने इनकी डिजिटल फुटप्रिंट्स को चेक किया तो हमें मालूम हुआ कि वो इस मुल्क की अगली नस्ल को तबाह करने के लिए मंशियात यानी ड्रग्स और मंशियात सप्लाई करने वाले पाकिस्तानी हैंडलर से सरहद पार से जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा एक थ्रेट है, एक बहुत बड़ी तबाही की कहीं ना कहीं ये कोशिश है, या एक तखरीब है, ये कॉन्स्पिरेसी है, जिसका हमारे वर्दी में तैनात जवान और अफसरान बखूबी मुकाबला कर रहे हैं। आज इस पर हम चर्चा यही करेंगे कि दरअसल ये कितनी बड़ी थ्रेट है, और इस फ्रंट पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारी तैयारी कितनी है और कितनी तैयारी अभी और होनी चाहिए ताकि हम मुकम्मल इसका मुकाबला कर सकें। तो अब सीधे रुख करेंगे अपने मेहमानों का, उनका तारुफ करा देते हैं आपसे। हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुगंधा बहादुर जुड़ चुकी हैं, प्रोफेसर हैं और एक्स पुलिस ऑफिसर भी हैं, आपका बहुत इस्तकबाल है। जगदीश सिंह जुड़ चुके हैं, सीनियर लीडर कांग्रेस। कैप्टन अनिल गौड़ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। और कुछ देर में हमारे साथ विक्रम मल्होत्रा होंगे, स्पोक्सपर्सन बीजेपी। सबसे पहले मैं चूंकि ये परिवार को यानी एक खानदान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है,
अगर नौजवान किसी तरह से इसके चंगुल में फंस जाए। इसलिए मैं पारिवारिक तौर पर कितना बड़ा थ्रेट है, पहले मैं इसके लिए सुगंधा महाजन आपके पास आना चाहूंगा। मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आप पुलिस ऑफिसर भी रह चुकी हैं, प्रोफेसर भी हैं, आप इस पर मजीद मुझे लगता है कि बेहतर एक रोशनी डाल सकती हैं कि आप हमें ये बताएं कि ये ड्रग्स या मंशियात की स्मगलिंग का जो नेटवर्क है, दरअसल ये देश के या हमारे राज्यों यूटी के नौजवानों के लिए कितना बड़ा खतरा है। सुगंध, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि ये सीधे तौर पर ऐसा थ्रेट नहीं है कि कोई बंदूक लेकर आया किसी को मार दिया, या कहीं बहुत बड़ा धमाका हो गया और 10-20 लोग जो है मारे गए और दुश्मन जो है थोड़ी देर के लिए खुश हो गया कि हमने तखरीबी कार्रवाई कर दी। ये जो है ये परिवारों को तोड़ रहा है, समाज को तबाह कर रहा है, हमारा यूथ जो हमारी देश की आगे का फ्यूचर है उसको तबाह कर रहा है। मैं आपसे इसलिए जानना चाहता हूं, क्योंकि आप प्रोफेसर भी हैं, एक्स पुलिस ऑफिसर भी हैं, आप कैसे देख रहे हैं, कितनी बड़ी थ्रेट ये है? मैं लगता है आवाज तक पहुंच नहीं पा रही है, मैं उनके पास दोबारा जाऊंगा। फिलहाल करते हैं कैप्टन अनिल गौर साहब का। कैप्टन अनिल गौर साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अभी ये बताएं, आपके डिफेंस को कितना बड़ा इससे खतरा है? मतलब अगर आप नार्को, आप देखिए हम लोग कई बार इस पर बीच बीच में रहकर चर्चा कर चुके हैं, पहले क्या मोडस ऑपरेंडी था, अब क्या मोडस ऑपरेंडी हो गया, इसमें अब कितना बड़ा जो एक मीडियम बन गया है ड्रोन, और हम किस हद तक इसमें कामयाब हो रहे हैं इसको भेद पाने में, इसको जो है डिफेंड कर पाने में। अनिल साहब। हाँ, आजम साहब, ऐसा है, देखिए, जो नार्को थ्रेट है वो बहुत बड़ा है जी। और नार्को टेरर जो है वो एक ऐसी चीज है कि एक आदमी जो इस नशे के धुत में है, इस नशे की लत में है, हाँ। आप उससे कुछ भी करा सकते हैं, सिर्फ उसको ये कह के कि अच्छा जी तेरे को तभी मिलेगा ये तेरा जो डोज है जब तू ये काम करेगा। वो आदमी अपने घर वालों को मार देगा, ऐसी चीज है ये एक जिसको नशा होता है, उसको जो लत पड़ जाती है, वो सबसे बड़ी बात ये है। अब दूसरी बात देखिए क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। अब पाकिस्तान, हमें पता है कि जो हब ऑफ नार्को जो है वो पाकिस्तान बन गया है। पहले अफगानिस्तान होता था जहां ओपीएम सबसे ज्यादा बनता था और वहां पे उसकी रिफाइनरीज थी। वो उन्होंने, जब ये तालिबान वगैरह आए, उन्होंने बंद कराया, उसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर भी पड़ा है। हालांकि अभी भी वहां पॉपी उगता है, पर जो रिफाइनिंग वगैरह है वो बंद हो गई है वहां पे। वो अब ये खैबर पख्तून के इलाके में आ गया और ये सारा का सारा आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी जो है वो देख रही है इसको जी। और वहां से ये हेरोइन वगैरह ये इसकी जो है बन के इसको यहाँ लाते हैं। और क्या करते हैं, आप क्या करना शुरू किया है इन्होंने, ड्रोन के जरिए हेरोइन और साथ में उसके साथ आर्म्स और एम्युनिशन जी, दोनों चीजें जो है वो भेज रहे हैं। आप एक बड़ी बात कह रहे हैं यहां कैप्टन अली गौर साहब, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी की देखरेख में ये ओपीएम और फिर उसकी कास्ट और फिर उसको हेरोइन में बदलना, ये सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल जी, ये तो सारी दुनिया को पता है। देखिए, मैं बार बार आपके चैनल पे भी बाकी पे भी कह चुका हूं, और ये मैं नहीं कहता, ये सारी दुनिया, जितने आप जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं सबसे पता कर लीजिए, ये सारा का सारा जो देख रेख है जो पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान अपना जो ये एक मैं कहूंगा फंड जो है, ये टेररिज्म फंड जो है वो कहाँ से कर रहा है? हाँ। वो यहीं से कर रहा है सारा, कि ये नार्कोटिक्स जो है, जो ओपीएम आ रहा है अफगानिस्तान से, उसको रिफाइन करके ये उसको भेज रहे हैं। हिंदुस्तान में ही नहीं, ये सारी दुनिया में भेज रहे हैं इसको। और हिंदुस्तान एक ऐसा ट्रांजिट पॉइंट बन गया है उसके लिए कि वहां से ये जा रहा है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमें जो ट्रांजिट में जा रहा है वो तो चलो ठीक है, चला गया यहाँ से, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जो बॉर्डर स्टेट्स हैं हमारे, आप गुजरात से लेकर कश्मीर तक ले लीजिए, जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उनके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये नारकोटिक्स की जो चीज है ये ला रहे हैं वहां पे। एक तो पहले जो है आपने देखा पंजाब में किस तरीके से इन्होंने वो जो हमारे यूथ को
उनको नशे की लत लगाई। जी अब कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी कर रहे हैं, साथ में राजस्थान में, साथ में उधर गुजरात में, हम्म ताकि जो हमारी जनरेशन, यंगर जनरेशन है, जी वो सारी की सारी बर्बाद हो जाए। हम्म क्योंकि एक बारी, जैसे मैंने आपको बताया, एक बारी जिसको लत लगी होती है वो उसके लिए, अपने डोज के लिए कुछ भी कर सकता है। ये जी अमेरिका में भी देखा है उन्होंने कि हम्म। कैसे वो लड़कियों को वो इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पे भी वही हाल है। यहाँ पे कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं ये इनको टेररिज्म के लिए इस्तेमाल कर रहे ठीक हैं। है। एक ड्रोन के साथ में जी वो भेजते हैं, हेरोइन वगैरह भेजते हैं, साथ में उसके साथ पिस्टल भेजेंगे, जी साथ में उसकी एमुनेशन वगैरह भेजेंगे, हम्म साथ में ग्रेनेड भेजेंगे, और हम्म। उसमें इंस्ट्रक्शंस होंगी कि भाई ये जो है आपने या तो खुद करना है या किसी से करवाना है। ठीक है। अब वो तो आदमी, ये कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा थ्रेट ये है। आपने बहुत ही एक अच्छा सा यहाँ पर इस्तेमाल किया एक जुमला। आपने बताया कि ये ऐसी चीज है कि इसके एवज में किसी भी यूथ से आप कुछ भी करवा सकते हो। मतलब इतना प्रेशर बनता है उसके ऊपर, या उतना वो इसके एडिक्शन का के गिरफ्त में आ जाता है। मैं इसी सवाल को लेकर जा रहा हूं सुगंधा के पास। फिर से सुगंधा महाजन हमारे साथ जुड़ चुकी है, प्रोफेसर है और एक्सप्रेस ऑफिसर भी है। सुगंधा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो अभी बताया गौर साहब ने, कि मैं आपसे भी समझना चाहता हूं कि नार्को टेरर कितनी बड़ी थ्रेट है, और ये चूंकि जब तक हम किसी बीमारी की गंभीरता को नहीं मान लेते तब तक उसके इलाज के लिए हम उतने तत्पर शायद नहीं हो पाते। जी सुगंधा। बिल्कुल जी विशाल, मैं बात करना चाहूंगी, अगर एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से देखूं, एक्स पुलिस ऑफिसर की, तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट है इतना हीरोइन का कंसाइनमेंट पकड़ना या कोई भी कंसाइनमेंट पकड़ना। लेकिन जब मैं एक शिक्षिका के तौर पर सोचती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ सेलिब्रेशन। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये इतनी बड़ी खेप पकड़ी जा चुकी है तो इसके अलावा कितना ड्रग है जो कि सर्कुलेशन में है। तो इस चीज के बारे में हमें जरूर सोचना होगा, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी इससे प्रभावित है, चाहे यंग बच्चे हों या मिडिल एज ग्रुप के लोग हों, सब लोग जो है इससे प्रभावित है। जैसे आपने कहा, ये बहुत बड़ी बीमारी है और ये समस्या आज से नहीं है, बहुत सालों से हमारी सोसाइटी में है जी। फिर भी कोई एक पुख्ता हम इसके अगेंस्ट जो है कार्रवाई जो अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। लगातार जैसे अभी बात चल रही थी कि इंडिया जो है एक ट्रांजिशन जोन है। अगर हम पूरा गोल्डन क्रेसेंट को समझे, अफगानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें और इंडिया की भी बात करें, एडजॉइनिंग एरियाज, तो बहुत ज्यादा जो सप्लाई है, आप देखें कि इवन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया बैडली हिट है। मतलब ये सिर्फ सप्लाई चेन नहीं है बल्कि कंज्यूमर्स भी हैं ड्रग्स के। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। सुगंधा, मैं फिर से एक बार आपसे ये समझने की कोशिश करना चाहता हूं कि ये थ्रेट है कितना बड़ा, ये सप्लाई चेन, और ये कैसे हो पा रहा है, हम कहां नाकाम हो रही है। मैं दूसरे राउंड में आऊंगा। मैं पहले ये जानना, तो ये थ्रेट कितना बड़ा है, कितना सीवियर इससे नुकसान है, किस किस को नुकसान है? जी, अगर आप देखेंगे, हम यूजुअली क्या होता है कि ड्रग पैडलर्स को हम लोग पकड़ते हैं और थोड़ा बहुत कुछ ग्राम उनसे जो रिसीव होता है वो एक सोसाइटी में एक डेटरेंस का काम करता है कि हमें अवेयरनेस होती है इस चीज से कि ये जो ड्रग्स हैं कितनी तरह की हैं, किस तरह से लोगों के बीच में ये आ रही हैं। वो पुलिस की एक बहुत अच्छी कार्रवाई है। लेकिन अगर हम सप्लाई चेन की बात करें विशाल, ये इतना बड़ा है, ये छोटे मोटे लेवल पे ये काम नहीं होता। आप समझे वर्थ करोड़ कि सिर्फ एक असाइनमेंट 30 करोड़ का असाइनमेंट आप पकड़ रहे हैं। सिर्फ JNK उतनी बड़ी यूनियन टेरिटरी नहीं है, हमारी और भी बॉर्डर स्टेट्स है। जैसे अभी बात हुई पंजाब की बात करें, गुजरात की बात करें, पंजाब एक टाइम पे कैपिटल रहा ड्रग्स का। जी। तो अगर आज भी हम इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसको सप्लाई चेन को ब्रेक करने की जरूरत है। कार्रवाई तो हो रही है, तभी हम आज चर्चा कर रहे हैं। अभी देखिए, ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कार्रवाई की तस्वीरें, लेकिन सवाल यहाँ पे है कि कार्रवाई कितनी कर पा रहे हैं और कितनी कार्रवाई के बगैर चीजें जो है वो चेन का हिस्सा बन जा रही, जो भी आपने सवाल भी उठाया। जगदीप सिंह हमारे साथ मौजूद है, सीनियर लीडर है कांग्रेस के। जगदीप जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं चाहता हूं पहले आप अब ये बताएं हमें कि ये थ्रेट दरअसल कितना बड़ा है, कितना बड़ा ये एक प्लॉट है, या कितनी बड़ी नुकसान का बायस बन सकता है। एक बहुत बड़ी बात अभी अनिल साहब ने कही कि ये ऐसी चीज है कि जिसे जो इसके गिरफ्त में आ गए उससे आप कुछ भी करवा लो। आप समझ रहे हैं क्या मतलब है इसका? मैं जानना चाहता हूं कि कैसे ये बर्बाद कर रहा है माशरे को या यूथ को, कैसे? वसाल साहब आदाब। जी, निश्चित तौर पर अभी तक जो भूमिका बांधी गई उसमें बड़े चिरपरिचित अंदाज में वो तमाम बातें रखी गई जो अमूमन सोसाइटी को मालूम है, जो लोग उसके जानकार हैं। जी। अगर वास्तव में हम इस चर्चा को गंभीरता से लेना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि
उन तथ्यों पर बात होनी चाहिए जिन पर मुझे लगता है यहाँ तो चर्चा होती नहीं है, और अगर होती है तो कहीं ना कहीं ये प्रोफेशनल हैजर्ड्स रहते हैं कि वो उतने बढ़िया और मुतासिर ढंग से जो है वो जानकारी में नहीं आती। पहली तो बात ये कि नार्को जो टेररिज्म है जी, आप आईएसआईएस से शुरू हो जाए, बोको हराम तक चले जाएं, या फिर अलकायदा से होते हुए जी, लश्कर तैयबा की बात करें, जैश मोहम्मद की बात करें, हकानी नेटवर्क पे चले जाएं, तो दुनिया भर के अंदर नार्को टेररिज्म एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब सवाल यह है कि हम उसके साथ कैसे निपट रहे हैं। जी, यहां मैं आपको 2-3 बातें स्पष्ट कर दूं। उंगलियों पर गिने जा सकते हैं वो तमाम वरिष्ठ अधिकारी जी, जिन्होंने एक बहुत बेहतरीन ढंग से बड़ा उम्दा काम किया वैली के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, और बहुत बढ़िया उनका नेटवर्क था, बहुत बढ़िया नियंत्रण था। जी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो आज ब्यूरोक्रेसी में देख रहा हूं, जिस तरीके से डेपुटेशन पर ऑफिसर्स को जम्मू कश्मीर लाया जाता है, जब तक आपको अनुभव नहीं है, आप आतंकवाद को गहराई से समझते नहीं है। आपसे अगर यह पूछ लिया जाए कि इस्लामिक थॉट्स के स्कूल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, देवबंदी, सल्फासी, या इसके अलावा हम बात करें हल्कानी है, उसके अलावा हनाफी की बात करें, तो बहुत सारे स्कूल्स हैं। उनका काम करने का तरीका कैसा है, कौन सा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से ऑपरेट करता है, उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं उनको वो कैसे अपनी गिरफ्त में लेते हैं, कैसे उनको फंडिंग्स होती है। आपकी जानकारी के लिए यहां मैं एक और बात बता दूं, आपने देखा पिछले दिनों भाजपा वालों ने बड़ा टंका पीटा, जिसके लिए ये जाने जाते हैं कि हमने बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो एक तरह से रोक लगा दी है तमाम तरह की हवाला फंडिंग पर। लेकिन आपको ये समझना होगा, आज भी कई ऐसे आउटलेट आपको देश के बड़े बड़े होटल्स में मिल जाएंगे जिनका ओरिजिन कश्मीर से है, वहां से जो है टेरर फंडिंग होती है। जो लोग हज को जाते हैं, सीधे साधे लोग जाते हैं, उनको कई बार एक तरह का कुरियर बना दिया जाता है छोटे मोटे लालच के चलते। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे नए नए तरीके जो है नार्को टेररिज्म से जुड़े लोग खोजते रहते हैं। तो सवाल ये है कि हम इससे लड़े कैसे। यहां तक ड्रोन्स की बात की गई, तो अब तो ये इंद्रजाल जो बनाया है हमने एंटी ड्रोन सिस्टम, वो प्रभाव में आ चुका है। आज अगर हमने उसका तोड़ निकाला है, तो कल जो हमारे दुश्मन है, देश के दुश्मन है, वो कोई और तरीका निकालेंगे। तो जरूरत है बुनियादी कारणों को समझने की, अनुभवी अधिकारियों को ग्राउंड पर उतारने की, और उन मूलभूत समस्याओं पर गंभीरता से मनन करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की, जो मैं समझ पा रहा हूं। जी वसाल साहब, ठीक है, बहुत सही। आपने मेरे दोनों राउंड के क्वेश्चन का जवाब दे दिया है कि ये थ्रेट कितना बड़ा है और इसके लिए इसका सामना हम कैसे करें। अनिल साहब, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। मेरा अब सवाल ये है कि हमने पहले राउंड में कोशिश की कि ये थ्रेट को समझे कि थ्रेट दरअसल ये कितना बड़ा है। मुझे लगता है कि बहुत सारे इसके पहलू थे जो अभी भी अनटच्ड रह गए हैं, क्योंकि अभी भी इसकी ग्रेविटी को हम समझ नहीं पाए कि ये दरअसल कितना बड़ा खतरा है, जहां पर एक परिवार के अंदर के दो सदस्य ही एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। इसका असर यह हुआ कि कई बार किसी यूथ ने अपनी किसी बाप पर हमला कर दिया, तो किसी ने मां पर हमला कर दिया, तो किसी ने भाई को ही मार दिया। मतलब आप समझिए कि कितना ज्यादा जिस इंस्टीट्यूशन को सबसे ज्यादा सैक्रेड समझते हैं फैमिली मेंबर्स आपस में, वो मतलब इसका यह असर है। तो फिर दूसरों की जान लेना या दूसरे के लिए कुछ कर देना नेगेटिव, वो तो खैर आपने कह ही दिया कि इससे कुछ भी करवा सकते हो। मैं अब इस पर आता हूं। अनिल साहब, हम इसे कितना सक्षम है रोक पाने में, मेरा सवाल आपसे। बहुत गंभीर सवाल है आपका। देखिए, ऐसा है, हमारे जो ओवरऑल, मैं एक चीज कहूंगा, ओवरऑल जो हम अगर पूरा देश को ले लें और बॉर्डर स्टेट्स को ले लें, उसके अंदर हम काफी मशक्कत कर रहे हैं जी कि भाई इसको किसी तरीके से जो सप्लाई चेन है वो टूटे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रोन्स के जरिए जो ये इन्होंने स्टार्ट किया है, पहले तो कोरियर के जरिए आता था, तो चलो वो तो जैसे बॉर्डर फेंसिंग के आस पास फेंक देते थे, तो चलो जी वहां से वो रिट्रीव करते वक्त लोग पकड़े जाते थे। अब ड्रोन के जरिए आ रहा है। ड्रोन्स को जो है उसको नाकाम करने के लिए हमने जो है अपना जो एक अभी हाल ही में ये जो कंपनी हिंदुस्तान में ही वो बनाई है, हमने मोबाइल जो है ड्रोन जो है वो व्हीकल जो है वो तैयार कर दी है। और वो तकरीबन अब जो है उसकी जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन 100 व्हीकल्स एक साल में निकलेंगी। और वो ऐसी है कि दुनिया में, ये मैं आपको बता दूं, दुनिया में से जितने ड्रोन, एंटी ड्रोन उनके पास है, उससे ये सबसे कारगर है, क्योंकि ये मोबाइल है एक,
दूसरा ये एआई पे सारी निर्भर है, जी इसके अंदर ह्यूमन इंटरफेरेंस कुछ नहीं है। जी और इसकी रेंज जो है वो 800 मीटर है। उसके अंदर ये पूरे जितने के ड्रोन अगर आसपास कोई उड़ रहा है वो उसको पकड़ सकती है, और इसको कोई इसने उसको एक्टिव तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं करना। एक्टिव तरीके का मतलब होता है कि उसने कोई फायर नहीं करना उसके ऊपर, उसने कोई लेजर नहीं फेंकना, उसने उसको जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है ड्रोन का वो उसको खत्म कर देना है, जी ताकि ड्रोन जो है वो इसके कब्जे में आ जाए। जो हैंडलर जो हमारी गाड़ी है उसके जो हमारा प्रोग्राम है उसके आ जाए, और वो ड्रोन को लैंड करा के वहां से उसकी सारी जो लाया है सामान वो भी रिट्रीव हो जाएगा। साथ में ये भी पता लग जाएगा उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर जीपीएस वगैरह सारा होता है, वो मैसेज कि कहाँ जा रहा था, किसके पास जा रहा है, वो भी सब आ जाएगा। तो ये चीज है, ये अभी हाल ही में अभी जो है हिंदुस्तान के अंदर ये अभी शुरू हुआ और इसको लॉन्च भी कर दिया है। जी। और ये मैं तो आपको यकीन तो आप जिस तरह से बता रहे हैं कैप्टन साहब, क्या ये मान लिया जाए कि आने वाले चंद एक हफ्तों या महीनों के बाद फिर हमें ऐसी खबरें सुनने को नहीं मिलेंगी कि कोई असाइनमेंट आया, पकड़ा नहीं, गया, नहीं, पकड़ा गया, तो खबर मिलेगी कि वो इंसर्ट हाँ प्यार्स कर गया वो सोसाइटी में या लोगों के बीच? ऐसा है, देखिए आप जो कह रहे हैं हफ्ते के अंदर, आप देखिए एरिया कितना है। अरे भाई बॉर्डर एरिया जो जेएंडके का ही देख लीजिए ना, कितना टेरेन है और कितना एरिया है। आप बाकी पंजाब का देख लीजिए, सारा देख लीजिए, ये टाइम लगेगा। इसके लिए देखो आपने एक कार्रवाई शुरू की है अभी, ठीक है। ये इतने सालों में आप आस्ते आस्ते देखो डेवलपमेंट चलती रहती है ना। पहले हम ह्यूमन इंट के साथ चलते थे, हमने ह्यूमन इंट वगैरह किया, अब हमें पता लगा कि भाई ये ड्रोन क्या है, तो उसका भी तोड़ निकाला है। तो ये जो हमने निकाला तोड़, यकीनन जो है जो वहां से नार्को ये सप्लाई कर रहे। देखिए आपको मैं थोड़ा सा एक बताता हूँ। अमेरिका देखिए, अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिका तो वो बोट्स को पूरा डिस्ट्रॉय कर रहा है, साथ में उनके अंदर जो क्रू है उसको भी मार रहा है। वहां पे तो उनकी सेनेट में आवाज उठ रही है कि जी आप ह्यूमन राइट्स को जो है उनके जो लोग जो है आपने उनको मार दिया जी पर वो कर रहा है। ठीक है। आप जी कैप्टन साहब, ये आपने उस तकनीक की बात की, उस साधन की बात की जिससे हम इसका सामना कर सकते हैं। लेकिन मैं सुगंधा आपके पास आना चाहता हूं। मैं चाहता हूं थोड़ा सा माशरा, जो समाज हमारा है, जो एक परिवार जो हमारा है, वहां उस माशरे में, उस समाज में हमें इसका सामना करने के लिए क्या बताना चाहिए? लोगों को पता हो कि भाई सामने जो है वो बहुत बड़ा खतरा है, तो लोग उससे भागते हैं। इसको खतरा बताने के लिए और इसको लोगों को बेदार अवेयर करने के लिए कि कितना नुकसान है, उसके लिए हम, और दूसरा पहलू क्या है इसको कैटर करने का, इसको टेक केयर करने का? जी विशाल, जैसे हम अभी जितनी भी बात कर रहे हैं, चाहे ड्रोन्स की बात कर रहे हैं या बाकी बॉर्डर सीलिंग की बात कर रहे हैं, ये सब जो है प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्यूशन है जी। कि प्रॉब्लम हमारे सामने आया, फिर हमने उसका सॉल्यूशन निकाला जी। पर आपका सवाल बहुत अच्छा है कि हमारी जितनी भी जनता है वो आम जनता है, टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा नहीं समझती है। अब जंग शुरू हुई तो हमें पता चला कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास हैं जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं जी। इसी तरीके से मैं हमेशा ऐसी बात करती हूँ कि पहले तो ड्रग्स के इशू को कभी भी पॉलिटिसाइज मत करिए जी। आप इसको एक बहुत बड़ी समस्या लेकर चलिए कि जो हमारा इंडिया इज अ यंग नेशन जी, हमारा यूथ जो है वो खराब हो रहा है, हमारी जो फ्यूचर है वो खराब हो रहा है जी। हमें उन्हें बचाना है। अब इसके लिए जो हमारे सरकारों की पहल है, जैसे हम खेलो इंडिया की पहल कर रहे हैं या हम बाकी प्लेटफॉर्म्स अपने यूथ को प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उन्हें एम्बेसडर्स बना रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं कि हमें अपने यूथ की एनर्जी को चैनलाइज करना है। हमें उनके एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाना है जहां उन्हें हर चीज के बारे में पता हो जी। पेरेंट्स नीड टू हैव ओपन टॉक विद देयर चिल्ड्रन। उनको घर में बच्चों को बताना है कि सब्सटेंस अब्यूज क्या है, ड्रग्स क्या है, चरस, गांजा, हीरोइन क्या है। हम आज भी इन चीजों के बारे में घर में बात करने में हमें शर्म महसूस होती है। बिल्कुल ये पहलू आपने बताया कि इस पे बात होनी चाहिए। जगदीप जी, मैं एक थोड़ा सा आपसे भी एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा फाइनल, क्योंकि समय कम बच रहा है। मैं चाहूंगा कि इसकी शुरुआत कैसे होगी, मतलब ये कैसे लगेगा और कौन लोग हैं जो इसके चंगुल में फंस जाते हैं? क्या कहीं ना कहीं ये मतलब बेरोजगारी या लोगों के पास इतना वक्त है यूथ के पास कि वो फंस जा रहा है इसमें, वो अपना ध्यान कहीं और भटकाना चाहता है, इसके नतीजे में वो उसका आदी बन जाता है? क्यों लोग इसके चक्कर में फंस रहे हैं? वसाल साहब, ये नितांत ज्वलंत विषय है और ये निर्भर करता है कि आपका प्रश्न जो है वो किस विषय विशेष की ओर इंगित कर रहा है। अगरचे तो आप बात कर रहे हैं
साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अभी अभिभावकों का जिक्र हुआ कि बच्चे का जो रखरखाव कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसमें कोई चेंज तो नहीं है, अगर है तो पेरेंट्स की उसके प्रति अवेयरनेस कितनी है, या फिर समाज में किस तरीके से परिस्थितियों को बेहतर किया जाए। लेकिन देखिए बड़ी बात यह है कि बहुत सारे कारण इसके लिए जिम्मेदार है। बेरोजगारी तो निश्चित तौर पर एक कारण है ही, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि आज के इस दौर में, उदाहरण के तौर पर मैं आपको ये बता दूं कि पिछले कुछ सालों में बहुत सारे पुलिसकर्मी ड्रग्स के धंधे में जो है वो इन्वॉल्व पाए गए, पकड़े गए, गिरफ्तारियां हुई। तो मैं फिर से वही बात कहूंगा जो मैंने पहले कही और मुख्तसर ढंग से कहूंगा, इन अ नटशेल आई जस्ट वुड लाइक टू एक्सप्लिकेट इट कि we'll have to address this particular and the existing issue which we are facing nowadays। जख्म हुआ है, मवाद बह रहा है, तो भैया उस पर फूल टांगने से काम नहीं चलेगा, उसको जख्म को साफ करना पड़ेगा, बीटाडीन लगानी पड़ेगी। हमें वो अधिकारी चाहिए, डेपुटेशन पर सिफारशी लोग नहीं चाहिए, वो लोग चाहिए जिनको अनुभव है और तदोपरांत उन तमाम मसले मसाइलों को गंभीरता से देखना पड़ेगा, टेरर नेटवर्क को समझना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों की बातचीत का। इससे ये तो पता चला है कि कई फ्रंट पे काम करना है और मुझे लगता है कि हर फ्रंट पे काम हो भी रहा है, चाहे वो खेलो इंडिया हो, चाहे ड्रोन तकनीक हो, चाहे इसको कैटर करने की चीजें हो। लेकिन सबसे बड़ी एक बात ये भी है कि इस पर खुलकर घरों में भी चर्चा हो कि ये बहुत ही घातक है, बहुत ही खतरनाक है और इसके क्या अकसाम है, ये अच्छा नहीं है, ये बहुत बुरा है। सबसे बात यह कि इसके बारे में चर्चा हो, बेदारी हो और जो पोरस्टी है कहीं भी बॉर्डर पे, उसे खत्म होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए के साथ, हमें दे इजाजत।